हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस नए वीडियो में। इससे पहले दोस्तों हमने कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की बात की। पहले हमने कोलाइडी विलयन देखा, फिर हमने कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया, फिर हमने कोलाइडी विलयन बनाने की विधियों की बात की। उसके बाद हमने कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किया कि कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघट्ट अशुद्धियां हैं उनका शुद्धिकरण हमने 3 विधियों के द्वारा किया, या तो अपोहन विधि के द्वारा, या विद्युत अपोहन विधि के द्वारा, या अति सूक्ष्म निस्पंदन के द्वारा। दोस्तों आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कोलाइडी विलयनों के गुणों की। वैसे जो कोलाइडी विलयनों के जो गुण हैं वो मुख्य रूप से तुम्हारे पहले वीडियो में पढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार दोबारा पुनः हम उनका दोहरान कर लें। नंबर 1, पहला गुण अपने पास विषमांग प्रकृति। हम जानते हैं कोलाइडी विलयन जो होता है वो विषमांग प्रकृति का होता है। कोलाइडी विलयन में 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होती है परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे तो परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और कोलाइडी विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। यह वास्तविक विलयन में विलेय के समान होता है और यह वास्तविक विलयन में विलायक के समान होता है। दोस्तों पहला गुण क्या हुआ? विषमांग प्रकृति, कि कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति का होता है। यह 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। यह तो हो गया पहला गुण। दूसरे गुण की बात करें, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं ये पात्र में निरंतर गतिमान होते हैं। कोलाइडी विलयन में जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं ये पात्र में निरंतर गतिमान होते हैं, क्योंकि तुम जानते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोलाइडी कण इन पर या तो धनावेश होता है या कोलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है। यदि किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों पर धनावेश है तो इसे बोलेंगे धनावेशित कोलाइड, और यदि किसी कोलाइडी विलयन में ऋणावेश है कोलाइडी कणों पर तो उसे बोलेंगे ऋणावेशित कोलाइड। तो दोस्तों कोलाइडी विलयन में कणों पर समान आवेश होता है और समान आवेश में होगा प्रतिकर्षण, इसलिए ये कण पात्र में निरंतर गतिमान करते रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों में जो ये कोलाइडी कण होते हैं ये पात्र में निरंतर गतिमान करते रहते हैं, पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते। दोस्तों नीचे क्यों नहीं बैठते? इसका कारण मैंने तुमको अभी बताया कि इन कणों पर समान आवेश होता है, या तो इन कणों पर समान यानी धनावेश होगा या इन कणों पर ऋणावेश होगा। अब हम जानते हैं यदि धन 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 आवेश है, समान आवेश है, तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे से दूर भागेंगे, निरंतर गतिमान रहेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो स्थायी प्रकृति के होते हैं, और इनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो निरंतर गतिमान होते हैं, पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते। जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन अस्थायी प्रकृति के होते हैं, उनमें जो कण होते हैं वो पात्र के पैंदे के नीचे बैठ सकते हैं, उनमें कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। तीसरे गुण की बात करें, दृश्यता का मतलब होता है देखने का गुण। अब भाई देखने के लिए हमने तुमको बताया, हमने इस चैप्टर में पढ़ा शुरू में ही कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है। जो ये कणों की साइज है इन कणों को हम नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, लेकिन यदि अपने पास शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी है, प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी है, तो प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इन कणों को देखा जा सकता है। तो दृश्यता का मतलब देखने का गुण। हम इसमें यह बात बोलेंगे कि जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। इन कणों की साइज को हम नग्न आंखों के द्वारा तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनका अध्ययन किया जा सकता है। दोस्तों हमने 3 प्रकार के विलयन पढ़े, वास्तविक विलयन, निलंबन। वास्तविक विलयन में विलेय के कणों का आकार था 1 नैनोमीटर से कम, हम उनको प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देख सकते। हमने निलंबन की बात की, निलंबन में कणों का आकार था अपने पास 1000 नैनोमीटर से अधिक, उसमें कणों का आकार बहुत बड़ा था,
उनको हम नग्न आंखों के द्वारा ही देख सकते हैं, लेकिन यहां हम कोलाइडी कणों को नग्न आंखों के द्वारा तो नहीं देख सकते, लेकिन प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जा सकता है। तो ये दोस्तों तीसरा गुण हो गया देखने का गुण। अब हम चौथे गुण की बात करें। चौथा गुण अपने पास है फिल्टरता। फिल्टरता का मतलब छानना। कोलाइडी कणों की साइज है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। अब अपने पास चर्मपत्र या जांतव झिल्ली है। चर्मपत्र या जांतव झिल्ली, चर्मपत्र या जांतव झिल्ली जो होती है, इन झिल्लियों में छिद्रों का आकार जो होता है अपने पास, जैसे हमने ये चर्मपत्र या जांतव झिल्ली बना दी है, इनमें छिद्रों का आकार बहुत ही छोटा है। इन छिद्रों में से कोलाइडी कण आसानी से विस्तृत नहीं हो सकते। कोलाइडी कणों की साइज अधिक है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। छिद्रों का साइज छोटा है, इनका छिद्रों का साइज। तो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से कोलाइडी कण आसानी से विस्तृत नहीं होते, लेकिन यदि अपने पास साधारण फिल्टर पेपर है तो साधारण फिल्टर पेपर में से कोलाइडी जो कण होते हैं वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनके छिद्रों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए कोलाइडी कण इनमें से होकर आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों अब चौथे गुण की बात कर रहे हैं फिल्टरता। द्वारा मैं बोल दूं, फिल्टरता का मतलब होता है छानना। जो कोलाइडी कण होते हैं वो चर्मपत्र या जांतव झिल्ली में से होकर विस्तृत नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण इनके छिद्रों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये कण उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। जबकि कोलाइडी कण जो होते हैं वो साधारण फिल्टर पेपर में से होकर आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। ये फिल्टरता की बात हो गई, चौथा गुण हो गया। पांचवा गुण देखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दो या सतही क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनका जो कोलाइडी विलयन है वो उत्तम अधिशोषक की भांति कार्य करता है। अधिशोषक का मतलब आसानी से कोई भी पदार्थ ग्रहण किया जा सकता है, इसलिए ये जो अपने पास कोलाइडी विलयन होते हैं ये प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। हम दोबारा इसको देखें, कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण कोलाइडी विलयन जो उनका होगा वो उत्तम अधिशोषक की भांति व्यवहार करेगा। इस कारण इनका उपयोग हम प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। यह अपने पास पांचवा गुण हो गया। यदि हम छठे गुण की बात करें, रंग की बात करें, तो दोस्तों कोलाइडी कण जो अपने पास होते हैं ये रंगीन होते हैं। कोलाइडी कण जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, और इनका जो रंग होता है वो निर्भर करता है प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है इनका रंग। तरंग दैर्ध्य का मान किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य का मान निर्भर करता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है? द्वारा मैं बोल दूं, कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं, और इनका जो रंग होता है वो निर्भर करता है प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, और तरंग दैर्ध्य का मान निर्भर करता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। दोस्तों यदि अपने पास चांदी का कोलाइडी विलयन है, सिल्वर सॉल, हम बोलते हैं एक तरीके से सिल्वर सॉल है, यानी सिल्वर का कोलाइडी विलयन है, और सिल्वर के कोलाइडी विलयन में यदि सिल्वर के कणों का साइज 6 गुना 10⁻⁻5 मिलीमीटर है तो वो कोलाइडी विलयन हमको दिखाई देगा पीला नारंगी। और यदि उसी सिल्वर के कोलाइडी विलयन में सिल्वर के कणों का साइज 9 गुना 10⁻5 मिलीमीटर है तो सिल्वर का वो कोलाइडी विलयन हमको दिखाई देगा लाल बैंगनी या लाल पीला दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यदि कणों का आकार को परिवर्तित किया जाए तो कणों के आकार को परिवर्तित करने पर रंग भी परिवर्तित हो जाता है।
तो द्वारा मैं बोल दूं, कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। इनका रंग जो होता है वो निर्भर करता है प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, और तरंगदैर्ध्य का मान निर्भर करता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। यदि हमने इसमें एग्जाम्पल दिया, अपने पास चांदी का कोलाइडी विलयन है, सिल्वर सॉल है। यदि उस कोलाइडी विलयन में सिल्वर के कणों का आकार अलग अलग है तो हमको कोलाइडी विलयन भी अलग अलग रंग का दिखाई देगा। इसका मतलब यह हुआ कि रंग किस पर निर्भर कर रहा है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। यह कोलाइडी विलयन में रंग वाला गुण हो गया। 7वां गुण देखें, अवसादन क्या होता है। यदि हमने किसी कोलाइडी विलयन को अपकेंद्री मशीन में लिया और मशीन में लेकर उसको तेजी से हिलाया, तो हिलाने पर क्या होगा, जो कोलाइडी कण है वो पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाएंगे। बैठने की प्रक्रिया जो होती है, कणों के अवक्षेप होने की जो प्रक्रिया यहां है वो कहलाएगी अवसादन। इसके द्वारा हम किसी भी कोलाइडी विलयन का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और जो लास्ट वाला गुण है अणुसंघ गुणधर्म, ये हम विलयन वाले चैप्टर में देखते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, जो गुण अणुओं की संख्या में या विलयन में घुले हुए कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको बोलते हैं अणुसंघ गुणधर्म। विलयन में घुले हुए कणों की संख्या पर निर्भर रहने वाले गुण या कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण अणुसंघ गुणधर्म कहलाते हैं। हम 4 अणुसंघ गुणधर्म की बात करेंगे। वासुदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। अब दोस्तों, यदि अपने पास 2 प्रकार के विलयन है, सपोज करिए अपने पास एक तो वास्तविक विलयन है और एक कोलाइडी विलयन है। वास्तविक विलयन में कणों की साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। कोलाइडी विलयन में कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है। अब हमने दोनों में समान सांद्रता का विलयन भर लिया। यदि हमने इसमें 50 ml लिया है तो इसमें भी 50 ml लिया है। अब बताओ, इसमें 50 ml लिया है तो इसमें विलय के कणों की साइज ज्यादा होगी, क्योंकि कणों की साइज बहुत छोटी है, तो इसमें विलय के कणों की साइज अधिक होगी, तो विलय के कण अधिक मात्रा में होंगे। इसमें साइज इसकी तुलना में बड़ी है तो इसमें विलय के गुण, जो विलय के कण होंगे वो कम मात्रा में होंगे। दोनों में समान सांद्रता का विलयन लिया है। अब बताओ, कणों की संख्या अधिक किसमें है? कणों की संख्या अधिक है वास्तविक विलयन में। तो बताइए अणुसंघ गुणों के मान किसके अधिक होंगे? वास्तविक विलयन के। क्योंकि वास्तविक विलयन के अणुसंघ गुणों के मान अधिक क्यों होंगे? क्योंकि अणुसंघ गुण का मतलब ही होता है कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण। यहां कणों की संख्या अधिक है, यहां कणों की संख्या कम है। तो बताइए, जो अणुसंघ गुणधर्म होंगे अपने पास, वासुदाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, इसके मान जो होंगे, बताओ कौन से विलयन में अधिक होंगे? वास्तविक विलयन में अधिक होंगे। कोलाइडी विलयन में इनके मान क्या होंगे? कम, क्योंकि इसमें कणों की संख्या क्या है? कम। तो दोस्तों, ये 7-8 गुण थे कोलाइडी विलयनों के। हम एक बार सभी 8 गुणों को एक बार दोबारा बोल दें। पहला गुण था विषमांग प्रकृति। कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति का होता है, 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। दूसरा स्थायी प्रकृति, जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं वो निरंतर गतिमान होते हैं, पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते, अर्थात ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड है स्थायी प्रकृति के होते हैं, उनमें कणों का आकार बड़ा है, वो पात्र के पैंदे के नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइडी विलयन में देखने का गुण देखें, कोलाइडी कणों की साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है। जो ये कण होते हैं इनको हम नग्न आंखों के द्वारा तो नहीं देख सकते, लेकिन इनको प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। कोलाइडी कणों की साइज, फिल्टरता की बात करें तो ये कोलाइडी कण जो होते हैं वो चर्मपत्र या जांतर झिल्ली में से तो होकर विस्तृत नहीं होते, क्योंकि इनके छिद्रों का आकार छोटा होता है, इसलिए कोलाइडी कण इनमें से होकर विस्तृत नहीं हो पाते, जबकि साधारण फिल्टर पेपर में से ये आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोलाइडी कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, इस कारण ये उत्तम अधिशोषक की भांति कार्य करते हैं, इसलिए इनको उत्तम प्रभावी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
कोलाइडी कण रंगीन होते हैं। रंग निर्भर करता है प्रकीर्णित प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। तरंगदैर्ध्य का मान निर्भर करता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार पर। हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने सिल्वर सॉल लिया, उसमें सिल्वर के कणों का आकार अलग अलग लिया, तो हमने देखा आकार अलग अलग लेने पर अपने पास कोलाइडी विलयन का रंग भी अलग अलग होता है। इसी प्रकार फिर हमने देखा अवसादन। यदि हमने किसी कोलाइडी विलयन को लिया, अब केंद्रीय मशीन में तेजी से घुमाया, घुमाने पर कण नीचे बैठ गए, प्रक्रिया कहलाती है अवसादन। इसके द्वारा हम किसी भी कोलाइडी विलयन का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। और जो कोलाइडी विलयन के अणुसंग गुणधर्मों के मान होते हैं ये वास्तविक विलयन की तुलना में कम होते हैं। दोस्तों ये तो थे कोलाइडी विलयनों के गुणों की बात। इनमें हमने 8 सिंपल गुण लिए हैं। जो मेन गुण अपने पास है कोलाइडी विलयनों के वो 4 गुण हैं। एक तो कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति, एक कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव, एक कोलाइडी विलयन में वैद्युत कण संचलन और एक कोलाइडी विलयन का स्कंदन। तो हम अगले गुणों को देखते हैं। हाँ दोस्तों, कोलाइडी विलयन में हम अगले गुण की बात करते हैं ब्राउनी गति की। अब हम यहां 2 गुणों की बात करेंगे। एक तो कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति की बात करेंगे और एक कोलाइडी विलयन में हम देखेंगे टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव जो है ये कोलाइडी विलयन का प्रकाशिक गुण माना जाता है। प्रकाशिक गुण। तो हम यहां 2 प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति क्या होती है और टिंडल प्रभाव क्या होता है। दोस्तों मैंने तुमको बताया पाठ की शुरुआत में ही कि कोलाइडी विलयन ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव जैसे गुण प्रदर्शित करता है, जबकि हम निलंबन की बात करें या वास्तविक विलयन की बात करें वो विलयन इस गुण को प्रदर्शित नहीं करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राउनी गति क्या होती है। ब्राउनी गति जो है, इस गति का अध्ययन सबसे पहले 1828 में एक वैज्ञानिक था वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इस गति का अध्ययन किया 1828 में, इसलिए इसे ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों होता क्या है ब्राउनी गति में? यदि अपने पास हमने माना कोलाइडी विलयन है, अपने पास ये कोलाइडी विलयन इसमें है और हम जानते हैं कोलाइडी विलयन जो होता है वो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है। कोलाइडी विलयन में एक तो होती है परिक्षिप्त प्रावस्था, कोलाइडी विलयन में एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और दूसरा कोलाइडी विलयन में अपने पास होता है परिक्षेपण माध्यम। ये कोलाइडी विलयन जो होता है वो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, 2 प्रावस्थाओं का जो योग होता है। एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम। अब इस वैज्ञानिक ने क्या किया रॉबर्ट ब्राउन ने कि अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, प्रभावशाली सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब इसने कोलाइडी विलयन का अध्ययन किया तो इस वैज्ञानिक ने यह देखा कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, ये परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी, लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी, यहां इसको टेढ़ी मेढ़ी को बोलेंगे जिगजैग, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस वैज्ञानिक ने यह अध्ययन किया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं ये परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार टकराते हैं और अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। दोस्तों यदि हम बात करें परिक्षिप्त प्रावस्था, हम जानते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं वो पात्र में निरंतर गतिमान होते हैं, पात्र के पैंदे के नीचे नहीं बैठते। जब ये परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं ये परिक्षेपण माध्यम से टकराते हैं तो परिक्षेपण माध्यम क्या करते हैं, अपनी गतिज ऊर्जा इनको दे देते हैं, फिर ये गति करने लगते हैं, फिर ये दूसरे परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से टकराते हैं। यहां एक चित्र दर्शा रखा है, इसमें ये चित्र जब ये आपस में टकराते हैं तो इनकी गति टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जिगजैग मूवमेंट हो जाता है। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को बताओ हम कौन सी गति बोलते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। यदि तुमसे पूछा जाए ब्राउनी गति होती क्या है, तो दोस्तों इस गति में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं।
इस टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति का कारण क्या है? जो परिक्षेपण माध्यम होते हैं इनके गतिशील अणुओं की लगातार परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से असंतुलित टक्करें होती हैं, अनियमित टक्करें होती हैं, जिससे बताओ इनका मूवमेंट कैसा हो जाता है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ये गति होती है ब्राउनी गति। अब यदि हम ब्राउनी गति देखें तो ब्राउनी गति जो होती है एक तो निर्भर करती है कणों के आकार पर, और दूसरा ब्राउनी गति जो होती है वो निर्भर करती है विलयन की श्यानता पर। ब्राउनी गति का मान इन दो कारकों पर निर्भर करता है, एक तो कणों के आकार पर निर्भर करता है और एक श्यानता पर निर्भर करता है। ब्राउनी गति का मान यदि हम देखें तो इन दोनों कारकों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ब्राउनी गति इज प्रोपोर्शनल टू 1/, कणों का आकार, कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और ब्राउनी गति इज प्रोपोर्शनल टू 1/, विलयन की श्यानता, श्यानता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब कणों का आकार जितना बड़ा होता है ब्राउनी गति का मान उतना कम होता है। विलयन की श्यानता जितनी अधिक होगी, विलयन जितना अधिक गाढ़ा होगा, ब्राउनी गति का मान उतना कम होगा। दोस्तों ये है ब्राउनी गति जो कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है। यदि हम इसकी पूरी बात द्वारा देखें तो 1828 में एक वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने इस गति का अध्ययन किया। जब इस वैज्ञानिक ने कोलाइडी विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, उसका अध्ययन किया, तो उसने यह पाया कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण होते हैं ये परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस टेढ़ी मेढ़ी गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। मैंने समझाया कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं वो लगातार गतिमान होते हैं, फिर ये परिक्षेपण माध्यम के कणों से जब टकराते हैं तो परिक्षेपण माध्यम अपनी गतिज ऊर्जा इनको दे देते हैं, फिर ये आपस में टेढ़ी मेढ़ी गति करना लगते हैं, फिर गति करने लग जाते हैं पात्र में। फिर जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है उस गति को बताओ हम कौन सी गति बोलेंगे? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति कणों के आकार पर निर्भर करती है, ब्राउनी गति विलयन की श्यानता पर निर्भर करती है। कणों का आकार जितना बड़ा होता है ब्राउनी गति का मान उतना कम होता है, विलयन की श्यानता जितनी अधिक होती है ब्राउनी गति का मान उतना कम होगा। तो दोस्तों ये तो बात थी ब्राउनी गति की। अब हम अगला गुण यदि देखें, अगला गुण देखते हैं कि कोलाइडी विलयन जो होते हैं वो टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। वैसे इस प्रभाव का सबसे पहले अध्ययन किया था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन बाद में जो इसकी विस्तृत व्याख्या की वो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयनों का प्रकाशिक गुण है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक पात्र लिया और इस पात्र में वास्तविक विलयन भरा हुआ है। वास्तविक विलयन ले लिया। वास्तविक विलयन हम जानते हैं, वास्तविक विलयन वह विलयन होता है जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम है। एक दूसरा पात्र लिया, इसमें कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। यहां ये वास्तविक विलयन भरा हुआ है पूरे पात्र में। ये हमने वास्तविक विलयन ले लिया। दोनों विलयनों में अंतर जानते ही हैं, कणों के आकार पर अंतर देते हैं। ये वास्तविक विलयन है अपने पास। यहां हमने ये कोलाइडी विलयन ले लिया, ये कोलाइडी विलयन है। अब हमने क्या किया, किसी प्रकाश स्रोत से, कोई भी हमने प्रकाश स्रोत लिया, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश पुंज को हमने वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा। किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा। वास्तविक विलयन में प्रकाश पुंज का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। फिर हमने इस प्रकाश पुंज को आगे कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा। तो हम क्या देखते हैं, जब प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो प्रकाश पुंज का कोई पथ, प्रकाश पुंज का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उस प्रकाश पुंज को
कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो यहां प्रकाश पुंज का पथ या प्रकाश पुंज का एक मार्ग दिखाई देता है, पथ दिखाई देता है। अब यह पथ क्यों दिखाई देता है? यहां यह पथ प्रदीप्त हो जाता है, यानी पथ चमकीला पथ दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? वास्तविक विलयन में जो होता है वो विलय के कणों का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है। प्रकाश पुंज उन कणों को प्रकीर्णन नहीं कर पाते, इस कारण इसमें प्रकाश पुंज का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहां कणों का आकार छोटा होता है। कणों की साइज है 1 नैनोमीटर से भी कम, और वो कण जो होते हैं वो प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं कर पाते, प्रकाश पुंज को नहीं फैला पाते, जिससे वो कण जो होते हैं वो चमकते नहीं है। इस कारण यहां प्रकाश पुंज का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब उस प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है इसकी तुलना में। आकार बड़ा होने के कारण जो कोलाइडी कण होते हैं वो प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे वहां एक मार्ग दिखाई देता है, पथ चमकीला दिखाई देता है। कौन से विलयन में? कोलाइडी विलयन में। इसका अध्ययन किया टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कि यहां प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई नहीं देता, यहां प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं, इसका अध्ययन इस वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। यदि हम टिंडल प्रभाव की परिभाषा लिखें, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, वह प्रकाशिक घटना जिसमें प्रकाश किरण पुंज बोल दो या प्रकाश पुंज का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है तथा प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, तथा प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। दोस्तों यदि हम द्वारा देखें टिंडल प्रभाव होता क्या है, एक बार द्वारा देखें। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, एक वास्तविक विलयन से भरा हुआ पात्र लिया, एक कोलाइडी विलयन से भरा हुआ पात्र लिया। हम जानते हैं वास्तविक विलयन में विलय के कणों का व्यास बहुत ही छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम। कोलाइडी विलयन में विलय के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। अब टिंडल ने क्या किया, किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से होकर गुजारा। यहां प्रकाश पुंज का कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जो कणों का आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, प्रकाश पुंज उन कणों को प्रकीर्णित नहीं कर पाते, इसलिए मार्ग दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा तो कोलाइडी विलयन में प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई दिया, क्योंकि कोलाइडी विलयन में कणों का आकार बड़ा होता है। इस कारण ये कण आसानी से प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन कर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे वहां प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। कौन से विलयन में दिखाई दिया? कोलाइडी विलयन में। इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। दोस्तों यदि हम इसकी परिभाषा बोले टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो वह प्रकाशीय घटना जिसमें प्रकाश पुंज का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाए और प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई दे, तो इसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव। यदि हम दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग देखें, अपने पास कोई कमरा है, बंद कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें हमने किसी खिड़की को खुला छोड़ दिया, हटा दी खिड़की, खोली, उसकी जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है जैसे ही वो उस खिड़की में से होकर आता है, उस छिद्र में से होकर आता है, तो बीच में जो कण होते हैं, धूल के कण, वो चमक उठते हैं और एक मार्ग सा बन जाता है। ये टिंडल प्रभाव का ये एग्जाम्पल है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को जब खिड़की के छिद्र में से होकर प्रवेश कराया जाए तो वहां एक मार्ग सा दिखाई देता है। जो धूल के कण होते हैं वो उन प्रकाश, जो बाहर से प्रकाश आता है, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं और एक मार्ग प्रदीप्त हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम सिनेमा हॉल की बात करें, प्रोजेक्टर की जो लाइट है जब वो स्क्रीन पर डाली जाती है तो मार्ग में जो धूल के कण होते हैं
वो कण चमक उठते हैं, ये भी टिंडल प्रभाव है। तो ये टिंडल प्रभाव के एग्जाम्पल हुए। अब यदि हम बात करें कि टिंडल प्रभाव, इसके लिए दो प्रमुख शर्तें हैं। यदि हम टिंडल प्रभाव के लिए देखें कि दो प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं, दोस्तों पहली शर्त क्या है, जो अपने पास परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम, इनके अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए, अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए दोनों के अपवर्तनांक में, तब टिंडल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। और दूसरी शर्त क्या है, जो अपने पास परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था, उस परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो व्यास है, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का जो व्यास है, वो जो हम प्रकाश प्रयुक्त कर रहे हैं, उस प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, तब जाके टिंडल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पहली शर्त तो यह है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, इनके अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। जब अपवर्तनांक में अधिक अंतर होगा तो प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी। दूसरी शर्त यह है, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का व्यास है, वो प्रयुक्त प्रकाश, जो हम प्रयुक्त प्रकाश है, उसकी तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, तब जाके टिंडल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। और इसके अलावा यदि हम टिंडल प्रभाव के अनुप्रयोग देखें, टिंडल प्रभाव के क्या क्या उपयोग हैं, तो दोस्तों पहला उपयोग तो यही है कि इस प्रभाव के द्वारा हम वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद कर सकते हैं। वास्तविक विलयन तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, लेकिन जो कोलाइडी विलयन होता है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। एक तो ये उपयोग हो गया कि इसके द्वारा दोनों विलयनों में विभेद किया जा सकता है। और एक वैज्ञानिक का दूसरा अनुप्रयोग देखें, जिक्मोंडी नामक वैज्ञानिक ने अति सूक्ष्मदर्शी को बनाने में इसी प्रभाव का उपयोग काम में लिया या इसी प्रभाव को प्रयुक्त किया। ये इस प्रभाव के उपयोग है। अब दोस्तों यहां हम एक शब्द बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। या अपने को यह बात ध्यान रखनी है कि जो प्रकीर्णन की मात्रा अपने पास होती है वो तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, प्रकीर्णन की मात्रा सबसे अधिक होगी। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, अतः प्रकीर्णन की मात्रा उसमें सबसे अधिक होगी। इस कारण आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। स्वच्छ आकाश यदि है बिल्कुल नीला दिखाई देगा, क्योंकि उसकी तरंग दैर्ध्य का मान अपने पास सबसे कम है, इसलिए प्रकीर्णन की मात्रा उसमें सबसे अधिक होगी। यह भी बात अपने को ध्यान रखनी है। तो दोस्तों यहां हमने दो गुणों की बात की है, एक तो कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति क्या होती है और एक कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव क्या होता है। एक बार यदि हम 1 मिनट में इनको दोबारा बोले तो सन 1828 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करके कि परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण होते हैं वो परिक्षेपण माध्यम के कणों से लगातार अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इस अनियमित टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। इस गति का मुख्य कारण क्या है? जो परिक्षेपण माध्यम के गतिशील कण हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से लगातार असंतुलित अनियमित गति करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। ब्राउनी गति निर्भर करती है एक तो कणों के आकार पर, एक निर्भर करती है विलयन की श्यानता पर। कणों के आकार के व्युत्क्रमानुपाती, विलयन की श्यानता की भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब कणों का आकार जितना बड़ा होगा ब्राउनी गति उतनी कम होगी, विलयन की श्यानता जितनी अधिक होगी ब्राउनी गति उतनी कम होगी। यह तो बात थी ब्राउनी गति की। दूसरी हम बात करते हैं टिंडल प्रभाव क्या होता है। इस प्रभाव का अध्ययन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। इससे पहले इसका अध्ययन फैराडे ने भी किया। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? वास्तविक विलयन से भरा हुआ एक पात्र लिया,
कोलाइडी विलयन से भरा हुआ एक पात्र लिया, किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश पुंज को इसमें से प्रवाहित किया। जब प्रकाश पुंज इसमें से होकर गुजरता है तो यहां प्रकाश पुंज का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसके कणों का आकार जो होता है, विलय के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। इन कणों के द्वारा प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन नहीं होता, यहां कोई मार्ग नहीं बनता। लेकिन जब उस प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से होकर गुजारा जाता है तो यहां प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है, ये आसानी से प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए यहां प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। तो हम यदि टिंडल प्रभाव की परिभाषा बोले तो वह प्रकाशिक घटना जिसमें प्रकाश पुंज का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है, इसे बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव के लिए दो शर्तें हैं। यदि हमको टिंडल प्रभाव स्पष्ट देखना है तो एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम जो है इनके अपवर्तनांक में अधिक अंतर होना चाहिए। दूसरा, जो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का व्यास है वो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। ये दो शर्तों का जो पालन करता है वो टिंडल प्रभाव को स्पष्ट दर्शाता है। टिंडल प्रभाव के उपयोग वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में विभेद करने में काम आ गया। जो मार्ग दिखाई दे, जिसमें प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई दे वो तो कोलाइडी विलयन होगा, और जिसमें प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई नहीं दे वो वास्तविक विलयन होगा। जिग्मोंडी नामक वैज्ञानिक है, उसने अति सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए इस प्रभाव को प्रयुक्त किया। फिर एक पॉइंट मैंने ये बताया कि जो प्रकीर्णन की मात्रा होती है वो तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य का मान कम होगा, नीले रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। इस कारण ही आकाश का रंग नीला, जो गहरे पानी होते हैं उनका रंग भी नीला दिखाई देता है। तो ये तो बात थी दो गुणों की कि कोलाइडी विलयन में ब्राउनी गति क्या होती है और टिंडल प्रभाव क्या होता है।